वेलकम टू कानूनी चर्चा पर आज बात होगी चर्चाए आम बखास। आज एक बड़ी शख्सियत, पर्सनैलिटी, लीजेंडरी पर्सनैलिटी मोहनदास करमचंद गांधी, जो फादर ऑफ द नेशन भी उनको कहते हैं, महात्मा का उनको खिताब भी दिया था और बापू भी कहते हैं। तो उनका आज जन्मदिन है 2 अक्टूबर। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण योगराज जी, और ये काफ़ी पकड़ रखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स पे और ख़ासकर इन लोगों पे। तो हमने आज फैसला किया कि आज उनके जन्मदिन पे कुछ उनकी जो जीवनी है उसके रिलेटेड, या उनके कौन कौन से कैसे कैसे उनकी लाइफ रही, क्या उनकी फिलॉसफी है, क्या उनका वो जो उन्होंने हमें रेलेवेंस है आज के दिन और दुनिया के नज़र में जो उन्होंने फिलॉसफी दी है नॉन वायलेंस की, पीस की, तो उसको भी उसके संदर्भ में देखेंगे आज काफ़ी। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन भी करवाइए थोड़ा, तो और आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने करवा दिया है, बाकी आप थोड़ा बता दीजिए कि आज कैसे है क्या नहीं है थोड़ा। दर्शकों, मैं डॉक्टर प्रवीण योगराज हूँ। तो मैं एक पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ गांधीनगर हॉस्पिटल से एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट। लेकिन आज हम 2 अक्टूबर को हमारे बापू फादर ऑफ द नेशन, उनका आज जन्मदिन है। तो इससे पहले मैं उनकी चर्चा शुरू करूँ, उनका एक बड़ा फेमस कोट है, वो आज के संदर्भ में काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी रेलिवेंट भी है। वो ये उनका बड़ा फेमस कोट रहा है, उस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है जिसमें गलती करने की आज़ादी शामिल ना हो। इसका मतलब कि हम लोग गलतियों के पुतले हैं। तो जैसे जज साहब ने बताया कि महात्मा गांधी जी आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए थे। उनके फादर वहाँ पर दीवान थे, जिसको हम चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। लेकिन पोरबंदर एक छोटी प्रिंसली स्टेट थी और उनकी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ प्रॉपर नहीं हो पाई। लकली क्या हुआ, उनके पिताजी जो करमचंद जी, वो बन गए दीवान राजकोट के, जो बड़ा शहर था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि महात्मा गांधी जी को अच्छे स्कूल में राजकोट में उनकी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन हुई उनको। तो उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद उनके फादर उनको डॉक्टर भी बनाना चाहते थे और भी बनाना चाहते थे, उनको अभी पता नहीं था। लेकिन उसके बाद उनके एक बड़े भाई लॉयर भी थे, उन्होंने और उनके साथियों ने ग्रेजुएशन के उनको बोला कि आपने लॉयर का एज ए लॉयर बनना है। तो महात्मा गांधी जी को भी अच्छा लगा। तो उनके मित्रों के सहयोग से, और जब उनके घर में पहला बच्चा जब ही पैदा ही हुआ था, और वो घर छोड़ के रजामंदी से अपनी बीवी कस्तूरबा गांधी जी की और माता जी पुतली बाई, जिनका उनके पे काफ़ी प्रभाव था, वो अमेरिका वहाँ पर इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कूल में, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में उन्होंने बैरिस्टर लॉ स्टडी किया। और वहाँ पर बेशक वो लॉ करते रहे, लेकिन क्योंकि वो अपने माताजी को कसम दी थी, एक तो मैं नॉन वायलेंस रहूँगा, एक मैं वेजिटेरियन रहूँगा, और मैं और कोई अकर्म नहीं करूँगा, तो उसको देखते हुए उनको काफ़ी मुश्किल आई, पर्टिकुलर नॉन वेज फूड के लिए। लेकिन वो वहाँ एज सोशल लीडर भी बनना शुरू हो गए लॉयर के साथ साथ। और जब वहाँ से वो लॉ की तैयारी करके आए तो इंडिया में वापस आए मुंबई में। तो एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। जब उनका पहला केस था, उसके लिए उनको 30 रुपये मिले, तो वो बड़े खुश हुए। लेकिन क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं थी पब्लिक प्लेसेस में बोलने की, और ये कहा जाता था वो इतने क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट भी नहीं थे, क्योंकि बेसिकली वो नॉन वायलेंस किस्म के आदमी थे, इतनी शख्सियत नहीं रखते थे। तो पहले केस में ही उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने मेंशन किया है कि मुझे जब मैं जज साहब के सामने अपना केस प्रेजेंट करने लगा तो मुझे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरा जिस्म कांपने लगा, मुंह से आवाज़ ही ना निकली। तो मैं बड़ा शर्मसार हुआ। उस अपने क्लाइंट के मैंने पैसे वापस किए। मैंने सोचा कि क्या मैं लॉयर बन पाऊंगा। उसके बाद वो 2 साल राजकोट चले गए, वहाँ प्रैक्टिस की, लेकिन वहाँ पर भी कुछ रोकूंगा, फिर एपिसोड लंबा हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो तात्पर्य है, जो हमने करेक्शन निकाला, जो आपने कहा, तो वो लॉयर नहीं बन सके, आपका कहना है। तो अगर वो लॉयर बन जाते, प्रोफेशन में आ जाते, तो देश को, जो हमारे दुनिया को, तो ये चीज मिलती जो आज उन्होंने एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए सोशल, जब हर किस्म के वो लीडरशिप। इतिहास गवाह है इस बात का, एक मेंशन्ड है
कि अगर वो अच्छे काबिल बैरिस्टर बन जाते तो शायद इंडिया को ऐसे बड़े लीडर, ग्लोबल लीडर ना मिलते हैं। लेकिन उसके बाद जिंदगी तो चलानी थी। उनके एक फैमिली फ्रेंड थे, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको एक ऐसा बैरिस्टर चाहिए था जिसको गुजराती आती हो। उन्होंने उनके कहने पे साउथ अफ्रीका चले गए, जहां पर उनको एक साल का 105 पाउंड मिला। लेकिन एक साल वो बैरिस्टर रहे, केस उन्होंने जीता वहां पर, लेकिन अगेन एज ए फ्रीडम फाइटर वहां पॉपुलर हो गए। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, डॉक्टर साहब लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उनके जो वहां पे भी उन्होंने सिविल राइट्स जो वहां पे जो वहां की हुकूमत नस्ल भेद वो भी उस वक्त कॉलोनी थी जो साउथ अफ्रीका थी, वो भी इंग्लिश कॉलोनी, मतलब हमारी ब्रिटिश के ही वो एक कॉलोनी थी, जैसे हमारा इंडिया था। तो कहते हैं कि उनके ब्रिटिश राज में दिन चढ़ता भी था और दिन डूबता भी था। तो ये बात थी, लेकिन जो इन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाया, और आपको एक नॉन वायलेंस, उससे देखो कितनी ताकत है। देखिए नॉन वायलेंस में एक एग्जांपल देता हूं, मैंने जो आपने देखा होगा, अगर इसको पिक्चराइज किया जाए तो एक आदमी मार रहा है, लाठी मार रहा है, जो सत्याग्रही करते थे, जो महात्मा गांधी की, जिनको मतलब वो उनको जो सिखाया गया कि आपने रिवर्ट नहीं करना, अवॉइड नहीं, उसको अपोजिट नहीं करना। टू एवरी एक्शन देयर, तो आप मेडिकल स्टूडेंट है जहाँ इसके फिजिक्स के स्टूडेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो लाठी खानी है, खूनो खून होना है, ब्लड आना है, लेकिन बोलना नहीं। कितनी ताकत है इस नॉन वायलेंस में। इसकी ताकत अंग्रेजों ने कैसे पहचानी? वो चाहते थे कि इनकी नॉन वायलेंस प्रोजेक्ट में कहीं वायलेंस हो जाए, नहीं होती थी, क्योंकि वो कानूनी हिसाब से कोई पॉइंट ढूंढना चाहते थे। इन्होंने वायलेंस की और हम इनको अरेस्ट करें। लेकिन नहीं, मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, जब वायलेंस होगा किसी मूवमेंट को, पॉलिटिकल मूवमेंट को, किसी को भी फेल करना है, तो उसमें वायलेंस घुसेड़ दो। आपके बाद उसको रिवर्ट करने के लिए क्या होगा? आप भी गोली चलाओगे, पत्थर चलाओगे, जैसे होता है। लेकिन जब मूवमेंट नॉन वायलेंस होगी, तो उस सत्याग्रह जैसे, और आप लाठी खा रहे हो और बोल नहीं रहो, जैसे उसने थ्योरी फेल कर दी, जो थी कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक डॉक्टर साहब आपको याद होगा इनकी लाइफ के, हम थोड़े थोड़े इवेंट्स और जो अपने दर्शक हैं इनको, और जब वो साउथ अफ्रीका की आपने बात की, जो वो जा रहे थे, तो वो एक बार उनको ट्रेन से उतारा गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं आपको ये महात्मा गांधी जी वहां पर 1 साल के लिए गए थे, लेकिन लोगों के कहने पर वहां 22 साल रहे, रुकना पड़ा। और दुनिया में जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, वो एक वर्ल्ड फेमस लीडर हो चुके थे, और उनको इंडिया में बुलाया गया कि हमारे सत्याग्रह में जुड़ जाइए, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो वहां का किस्सा, जैसे आपने बताया कि वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनको जॉन्सबर्ग से पिट्सबर्ग जाना था, तो उनको फर्स्ट क्लास का टिकट उनके पास था। और लेकिन उनका फर्स्ट क्लास का टिकट टीटी ने क्या किया, किसी अंग्रेज को दे दिया, और इनको बोला थर्ड डिब्बे में सफर करो। ठीक है, जब उन्होंने विरोध किया, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो क्या इसमें आप क्या निकलते, क्यों किया? अच्छा, क्यों किया? देखो क्या है इसका अगेन, बिकॉज अपने वो ट्रुथ के ऊपर, नहीं वो नहीं, इनको उस अंग्रेज ने क्यों फेंका? क्योंकि वहां पर वो नस्ल भेद, वो काली चमड़ी वाले के पास बैठना पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे हाउ ही डेयर्स टू एंटर इन फर्स्ट क्लास, दिस इज ओनली मेंट फॉर वाइट पीपल। और जिस जगह उनको फेंका गया, उस जगह का नाम पीटर्स पेरिस था। उस जगह आज वो हेरिटेज म्यूजियम बना है उधर, आज वो साउथ अफ्रीका में हेरिटेज म्यूजियम बनाया है। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब कि जो ट्रुथ है प्रिवेल होता है, और नॉन वायलेंस उतरे, और स्टेशन पे रात गुजारी, जैसे इसकी बात है। और देखिए रेशियल जो था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत चीज, मैंने लगता है यही कारण है उनका साउथ अफ्रीका में रुकना। और सिविल राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स, और जो रेशियल भेदभाव था, जो आपने नस्ल भेदभाव, उसके बारे में वहां पे एजिटेशन करना। और लोग फिर वो इंडिया में क्या हुआ है, कैसे आए, किसके कहने पे आए? 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले जी साउथ अफ्रीका गए। इन्होंने एज उसमें पर्सनल सेक्रेटरी काम किया, और तब इन्होंने उनको अपना पॉलिटिकल गुरु माना।
तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको मैसेज दिया कि आपकी जरूरत इंडिया में है, अभी इंडिया में है इस नॉन वायलेंस मूवमेंट की। तो 1915 में वो भारत आ गए और उसके बाद क्या हुआ, तो सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह रहा, आपको पता है। 1900 पहला सत्याग्रह जिसकी वजह से वो मशहूर हुए वो तो चंपारण सत्याग्रह। क्या था उसमें? चंपारण नामक एक जगह बिहार में है। वहां पर एक साल में नील की 3 खेतियां की जाती थी, जो कि जमीन के लिए बहुत खराब था। और नंबर 2 जबरन खेती कराई जाती थी और जो फार्मर्स थे उनको फिक्स्ड इनकम बड़ी नॉमिनल दी जाती थी। इंडिगो थोड़ा सा बता दिए, इंडिगो क्या होता था? इंडिगो डाई जो नील नील हम कहते हैं, और जो वो कहते हैं कि इंग्लैंड में बहुत जरूरत थी और वहीं से एक्सपोर्ट होता था। और महात्मा गांधी जी का वो पहला सत्याग्रह था, सत्याग्रह चला, नॉन वायलेंस रहा, उनको काफी प्रोवोक किया गया, अल्टीमेटली वो सत्याग्रह जीत गए, अंग्रेज हार गए और पहला सत्याग्रह अहिंसा का। और चंपारण में उन्होंने नील की खेती पे उन किसानों को प्रॉपर मुआवजा मिलना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, और बताइए उनके बारे। एक तो आ गया चंपारण वाला, दूसरा है उसके बाद 1920 में स्वदेशी मूवमेंट, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसमें था कि आपने सिर्फ खादी का इस्तेमाल करना है, बाहर से बना कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना। इसका मतलब है, डॉक्टर साहब मैं रोकते जाऊंगा बीच में थोड़ी चर्चा, इसका मतलब कि वो एक सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी चाहते थे कि भाई व्हाई शुड वी डिपेंड अपॉन दिस जो इंडस्ट्री है, मतलब इंग्लैंड का, ब्रिटिश राज पे। जब उनको इकोनॉमिकली आप डाउन करोगे, उनको एक हमारा जो बहुत बड़ी मार्केट थी, जो इंडिया था, एक बहुत बड़ी मार्केट थी, और अगर आप विदेशी कपड़ा पहनेंगे सारा हमारी इकोनॉमी वहां जाएगी। तो उन्होंने कहा, इसलिए कहा, और गरीबी भी थी तभी से, खुद को सिंबल बन गया, खुद खादी बनाते थे। तो आज देखो, आज भी है जो हमारी वीविंग इंडस्ट्री है, दोबारा खादी का प्रचार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और देखिए आप क्या है, जो हैंडलूम था, चाहे वो पावरलूम हो गया, लेकिन रेलेवेंस है उस चरखे की जो आपने बात किया। और होम स्पिन उनको का लोगों ने खादी, और जवाहरलाल नेहरू जो एक उनके कपड़े धुल के कहते हैं ना, पेरिस से आते थे, उन्होंने भी, और सभी की एक लीडरशिप थी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी ने हैंड स्पन। और जो फ्रंटियर गांधी थे, आपने देखो पुराने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सभी वो वह पहनते थे। इसलिए एक इकोनॉमिक इकोनॉमी भी वो चाहते थे कि सेल्फ रिलायंट, और लोगों को क्या सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी अडॉप्ट करो। तो थोड़ा सा उनका आगे और बताइए। जो सॉल्ट से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज। एक खिलाफत मूवमेंट हुई, उसका फायदा ये हुआ क्योंकि वो मुस्लिम्स की मूवमेंट थी, खलीफा ऑफ तुर्की को रिकॉग्नाइज करने का, ऑटोमन एम्पायर था उस वक्त, वो ब्रिटिश के खिलाफ। उन्होंने जैसे खिलाफत मूवमेंट में उनका साथ दिया तो मुस्लिम उसके साथ जुड़ गए। लेकिन एक मैं बात बता दूं, ठीक है आपकी बात, ये जो हमारा बंटवारा हुआ, 2 नेशन आया, उस बगल लोगों को जहाँ पे, तो ये ठीक है, बड़ी कोशिश थी कि भाई ये इंडिया बटे नहीं, ये भारत ये बटे नहीं। लेकिन देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपको रोकते हूँ, मैं बड़ा लंबा हो जाएगा। आप उनका कहा कि बटे नहीं भारत, उनका क्या था जो आपने कहा ना खिलाफत, ये क्यों था? इन ऑर्डर टू, उनको काउंटर करने के लिए, जो लोग ये चाहते थे कि एक हमारा जो क्या कहते हैं कि रिलीजियस बेस पे एक नेशन बने, जो पाकिस्तान बाद में बना। तो सुभाष जी, दांडी मार्च से पहले मैं पूर्ण स्वराज की बात करूंगा। 1930 में गांधी जी ने भारत को आजाद मुल्क घोषित कर दिया। रावी नदी के किनारे कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है, 1930 को भारत को उन्होंने आजाद किया, लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं। और उस दिन से जब तक आजादी नहीं, लोग हर साल 26 जनवरी अपने घर में झंडा चढ़ाते रहे। अब बात मैं करूंगा दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च क्या था कि उस जमाने में नमक जो हमारे लिए चाहिए होता था, वो इंडियंस को न सेल करने का अधिकार था और अंग्रेजों को करने का अधिकार भी नहीं था, उनको लेना पड़ता था हजूर टैक्स से। गरीब आदमी कहां से देगा टैक्स, कहां से साल खरीदेगा? तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ये मार्च स्टार्ट की, दांडी मार्च में, मार्च के महीने में 1930 में। उनके साथ 78 वो उनके अनुयायी थे। लेकिन जब तक वो दांडी पहुंचे, 26 माइल 260 मील यानी कि 400 किलोमीटर तक जब पहुंचे, उनके साथ हजारों लोग पहुंच चुके थे। तो दांडी मार्च में है, हम चार्ट करेंगे छोटा छोटा, ताकि फिर लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दांडी मार्च में टैक्स भी
वो जो उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया, लेकिन उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये बातें होती है जब भी कोई एक हिरासत। अच्छा, मैं ये आगे और आ रहा हूँ, जो आपने एक बड़ी बात की है ना 26 जनवरी, तो अपने दर्शकों को ये भी पता चलना चाहिए जो रिपब्लिक डे की बात की, क्योंकि आज़ाद हो तो बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना। संविधान आपको ये मैं बता दूं, जो 26 नवंबर 1949 को रेडी था, लेकिन क्यों किया 26 जनवरी 1950 को, जो आपने कहा कि हमने 30 का महात्मा गांधी का जो पूर्ण स्वराज का था झंडा फहराया था, उस दिन समझो जो रावी के निकला, तो हमने अडॉप्ट किया। वो एक पूर्ण स्वराज्य जो हमारा था मूवमेंट, तो उसको 26। लेकिन मैं आपको सुभाजी बताऊंगा, 1930 में हमने झंडा फहराया था, लेकिन 1950 में ना अनफर्ल किया था। 1930 में हम आजाद। हाँ बिल्कुल, वो भी है। बट ऐसे बड़ा अच्छा आपने एक बात की आज, ये एक हम जब मॉक एक्सरसाइज जब बच्चों को पूछते थे, एज ए मैं मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन था, और उसके बाद हम जुड़े रहे हैं, थोड़ा सा इसमें पूछते थे तो बच्चों को नहीं पता है कि ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दें कि ये जो 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, और 26 झंडे की जो देखिए 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। अभी हम आज़ाद नहीं थे, तो आज़ादी से पहले हम लोगों ने झंडा हॉइस्ट किया, यानी कि झंडा नीचे था, उसमें फूल थे, आस-पास उसको चढ़ाते, जैसे जैसे हम ऊपर चलते गए झंडा हमें आज़ादी मिलती गई। जब झंडा ऊपर चला गया, पहले ऊपर किसका झंडा था? पहले ऊपर इंग्लैंड झंडा था, इंग्लिश का झंडा था, जो ब्रिटिश झंडा था, यूनियन जैक। तो यूनियन जैक का झंडा था, तो नीचे उतरा, तो वो नीचे उतरा, ये ऊपर चढ़ा, हमें आजादी मिल गई। इसके बनस्पत जब 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम आजाद हैं, हम हॉइस्ट नहीं करते, झंडा ऊपर ही रहता है, सिर्फ उसको हम अनफर्ल करते हैं, उसको हिलाते हैं ताकि हवा में झूले झंडा। तो इसका शॉर्ट में हो गया कि जो 15 अगस्त को है, हम हाईएस्ट शिरोमणि कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हाईस्टिंग ऑफ द फ्लैग, नेशनल फ्लैग। तो दूसरा है पहले करते हैं उसको अनफर्ल करते हैं, जस्ट टू कि हम एक रिपब्लिक बन चुके हैं। तो हम आप दोबारा उसमें जुड़ते हैं वापस। हाँ, 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को साथ देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन पूरी दुनिया इंडिया में फैला गया। लेकिन यहाँ पर आप मैं बता दो, 2 राज्य का मुल्क, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट थी, उसमें मुस्लिम लीग और जिन्ना ने इनका साथ नहीं दिया, वो अंग्रेजों से मिल गए, उनसे उन्होंने ब्लैकमेलिंग की कि हमें एक अलग राष्ट्र दो। तो चलो ये डॉक्टर साहब हम कुछ शॉर्ट करेंगे कि जो बीज बोया, कम्युनल जो बोया, जो अंग्रेजों ने ही बोया है, 2 नेशन बनाने, 2 नेशन थ्योरी, तो हम इसमें नहीं, अभी हम एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, जो मतलब इनके महात्मा जिससे जुड़ा है, महात्मा गांधी से जुड़ा है, और इसको देखिए जो इसकी आज तक रेलेवेंस है, जो नॉन वायलेंस है, पीस है। देखिए मैं एक आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ, आज क्या है, कुछ लोगों का ये कहना है, जो इसके काउंटर कहते हैं, जनाब पीस लाने के लिए वायलेंस करना पड़ता है। मतलब ये देखिए तो सुनिए मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले वायलेंस हो, जैसे अभी ये जो अपना इजराइल है, इसने वो जो फिलिस्तीन पे हमला है, रशिया का, मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, रशिया का यूक्रेन पे, तो ये कहते हैं कि पीस क्या हो सकती है, दबा के पीस नहीं हो सकती। दबा के किसी पे हमला करके आप पीस करोगे, उसका दिल पीस वाला नहीं है। वायलेंस से आप कुछ नहीं जीत सकते, नॉन वायलेंस से आप जो थ्योरी है पीस आएगा, उसमें दिल बिन बिन सिचुएशन पीस का ही मोटो लेके बड़े जो राजनीतिक मार्टिन लूथर किंग जैसे लीडरों ने आजादी दिलाई अपने। तो आगे अभी हम शॉर्ट करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे, मुझे लगता है आज काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो एक और है 2007 से इंटरनेशनल डे नॉन वायलेंस का, जो इनके बर्थडे के साथ मनाया जाता है। आज 2nd डे, आज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। डेफिनेटली 2007 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने पूर्ण मत से 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया भर में हम लोग ये नॉन वायलेंस का दिन मनाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और वर्ल्ड सिनेरियो पे टच करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं। तो जो इनकी नॉन वायलेंस की थ्योरी थी,
जो इस किस्म की मूवमेंट, आप बताइए किस लीडर ने कहाँ की, थोड़ा सा बताइए, जो इसको फॉलो करके जो कहते हैं कि और अपने आप को गांधी फिलॉसफी के साथ जोड़ते हैं और उसका अपना एक फॉलोअर मानते हैं। देखिए सर, गांधी फिलॉसफी का सबसे बड़ी तो बात, आप साउथ इंडिया के जो लीडर लीडर है, थे। जो साउथ अफ्रीका के लीडर नेल्सन मंडेला को, हाँ नेल्सन, मेरा उसको जरूर देखो थोड़ा सर, सा, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका लीडर, आज भी वो महात्मा गांधी के इतने समर्थक हैं। उन्होंने अपनी बुक में भी काफी महात्मा गांधी का जिक्र किया है। इसके अलावा एक ब्लैक लीडर मार्टिन लूथर किंग जो है, जो आपने वो इनके बड़े फॉलोअर रहे हैं। इसके मैं आपको बताऊं, जब 1977 में वो हमारे प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, वो भी नॉन वायलेंस के थे, लेकिन वायलेंस हुई थी, लेकिन वो खुद बड़े नॉन वायलेंस के, गांधी जी के बड़े भक्त थे। तो नॉन वायलेंस आज के संदर्भ में एक बड़ा बन गया है। आप पीसफुल काम करेंगे, कोई आपको, पुलिस आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई कानून आपके ऊपर नहीं लग सकता, और पीसफुल, लेकिन पीसफुल रहना बहुत मुश्किल लगता है। पीसफुल रहना जो है, देखो आप, अभी मैं लास्ट में जो जहां से स्टार्ट किया वहां पे एंड करूंगा, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल। और लाठी पड़ रही है, गोली चल रही है, उसको सहना और उस पर कोई बात नहीं करना, तो वो आप देखो कितनी सहन शक्ति होगी। इसका पूरा श्रेय महात्मा गांधी जी की जो माता जी पुतली बाई थी, वो बहुत ही धर्मात्मा औरत थी। उसने बचपन से ही महात्मा गांधी जी का नॉन वायलेंस का, क्योंकि वो वैष्णव थी, थोड़ा जैन धर्म को भी थोड़ा बहुत फॉलो करती थी, बचपन से ही महात्मा गांधी के मन में नॉन वायलेंस डाल दी थी, और पूरी वेजिटेरियन फैमिली थी। वो तो ठीक। तीसरा वो था उनका था कि क्योंकि 13 साल में महात्मा गांधी की शादी, तो वो ठीक है डॉक्टर साहब, फिर वापस चले जाएंगे हम उनकी जीवनी, तो जीवनी के बारे में। तो मुझे लगता है कि हमें आज के दिन हमें ये एक सोच लोगों में होनी चाहिए कि भाई पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, जो नॉन वायलेंस का को अडॉप्ट करके महात्मा जी के जो उन्होंने हमें जो मार्ग दिया है, आज का जो डे है सेलिब्रेशन तब मानी जाएगी अब अगर हम इस उनकी थ्योरी को, उनकी फिलॉसफी को, हम अगर उनके डॉक्ट्रिन जो है उसको हम फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।